साथियों नमस्कार। चलिए आज हम लोग चर्चा करते हैं एक नए विषय पर, एक नए टॉपिक पर, छंद और उस पर लगने वाली मात्रा। अब छंद क्या है, पहले तो छंद को जान लेते हैं। छंद किसे कहते हैं? छंद जब मात्रा, विराम, गति, लय और तुक से युक्त कोई रचना निर्मित होती है तो उस रचना को हम लोग छंद कहते हैं या छंद या पद भी कहते हैं। तो छंद के विभिन्न अंग हैं, जैसे वर्ण है, मात्रा है, यति है, तुक है, गण है आदि। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वर्ण और उस पर लगने वाली मात्रा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि छंद शास्त्र में वर्ण किसे कहते हैं। वैसे वर्ण को व्याकरण में अक्षर भी कहते हैं। अक्षर शब्द जो है वह क्षर से बना हुआ है, उसमें आ अक्षर लग गया है तो बना अक्षर। क्षर का अर्थ होता है क्षरण होना और आ अक्षर लग करके यह है क्षर के अर्थ को जो है बदल दे रहा है, अर्थात जिसका क्षरण ना हो, जिसका नाश ना हो। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वर्ण वह शब्द की छोटी से छोटी इकाई है जिसको और अधिक भागों में हम तोड़ नहीं सकते हैं, अर्थात उसको हम विभक्त नहीं कर सकते हैं, बांट नहीं सकते हैं। तो जैसे एक शब्द है राम। अब राम को हम अलग अलग भागों में तोड़ के देखते हैं कि इसको हम अधिक से अधिक या न्यूनतम कितने भागों हम तोड़ सकते हैं। तो देखिए राम शब्द में र में दीर्घ आ लगा हुआ है और म में ह्रस्व आ लगा हुआ है। अब राम शब्द को र अ म आ से अधिक भागों में हम तोड़ नहीं सकते हैं। अब हम कह सकते हैं कि राम शब्द में र अ म आ मिलकर के 4 अक्षर हैं या 4 वर्ण हैं। तो ये तो व्याकरण के अनुसार हो गया। अब लेकिन छंद के अनुसार राम में 4 वर्ण नहीं होंगे। छंद के अनुसार हम उन्हीं को वर्ण मानते हैं जो या तो स्वयं स्वर हो या जिन पर किसी स्वर की मात्रा लगी हुई हो। तो इस प्रकार से व्याकरण के अनुसार राम में तो 4 वर्ण हो गए, 4 अक्षर हो गए। लेकिन छंद के अनुसार इस उदाहरण हम लोग देखें कि र में आ की मात्रा है दीर्घा की और म में ह्रस्व आ की। तो इस प्रकार से एक स्वर र में लगा हुआ है और दूसरा स्वर जो है म में लगा हुआ है। तो कहा गया छंद में कि हम उन्हीं को वर्ण मानेंगे, या तो जो स्वयं स्वर हो अथवा जिस पर स्वर की मात्रा लगी हुई हो। तो इसमें तो अलग से कोई स्वर है नहीं, बल्कि र में अ जुड़ा हुआ है, एक वर्ण ए हो गया और दूसरा जो है म में अ लगा हुआ है, दूसरा वर्ण ए हो गया। तो इस प्रकार से राम शब्द में छंद के अनुसार हम सिर्फ 2 ही वर्ण पाते हैं, जबकि व्याकरण के अनुसार इसमें 4 वर्ण होते हैं। अब बात आई मात्रा की कि छंद के अनुसार आखिर मात्रा क्या है, किस पर मात्रा लगती है, किसे एक मात्रा वाला कहते हैं, किसे 2 मात्रा वाला कहते हैं। आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो छंद के अनुसार किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को ही हम मात्रा कहते हैं। कोई स्वर जैसे हम बोलते हैं तो किसी को उच्चारण में कम समय लगता है, किसी को उच्चारण करने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। उसी के आधार पर हम मात्रा का निर्धारण करते हैं। जैसे राम शब्द को ही हम लेते हैं। इस राम शब्द में पहला स्वर दीर्घ आ है, दूसरा स्वर ह्रस्व आ है। राम शब्द है, यहाँ ध्यान देखिए, राम शब्द है। राम शब्द में पहला स्वर जो है रा में जो आ लगा हुआ है और दूसरा स्वर मा में ह्रस्व आ लगा हुआ है। ठीक, तो दीर्घ आ स्वर का उच्चारण करने में हमें अधिक समय लगता है। जब हम म का उच्चारण करते हैं जिसमें ह्रस्व आ है तो उसके उच्चारण करने में हमें अपेक्षाकृत कम समय लगता है। इसी प्रकार से उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर किसी में 1 मात्रा और किसी में 2 मात्रा की गिनती की जाती है। छंद में इसके आधार पर मात्राओं का विभाजन भी 2 प्रकार का किया गया है। जो स्वर ह्रस्व हैं, अर्थात ह्रस्व अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, री, और जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें छंद में लघु के नाम से हम लोग जानते हैं और उस पर
एक मात्रा लगती है। और साथियों, जो स्वर दीर्घ हैं, जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, उन्हें छंद में गुरु के नाम से जानते हैं और उन पर 2 मात्रा लगती है। आइए इसे हम लोग चार्ट के माध्यम से देखते हैं कि देखिए, सबसे पहले हम ह्रस्व, जिसको हम लघु भी कहते हैं, इसका चिन्ह जो है सीधी पाई खींच देते हैं चिन्ह, जिससे पता चलता है कि इस पर एक मात्रा है। और दूसरा जो चार्ट में दूसरा जो है कॉलम है, वह दीर्घ का है, जिसे हम गुरु भी कहते हैं। इसका चिन्ह जो है यस के आकार का होता है, हुबहू यस जैसा नहीं होता, यस जैसा होता है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से स्वर जो है ह्रस्व या लघु हैं। ह्रस्व आ जो है ये लघु की गिनती की जाती है, लघु में गिनती की जाती है। और दीर्घ आ को हम गुरु कहते हैं, इस पर 2 मात्रा होती है, ह्रस्व आ पर 1 मात्रा होती है। ह्रस्व ई जहाँ जिस व्यंजन के साथ लगा रहेगा या स्वयं जो है जहाँ ह्रस्व ई आएगा वहाँ पर 1 मात्रा होगी, और दीर्घ ई में 2 मात्रा होगी। ह्रस्व ऊ में 1 मात्रा और दीर्घ ऊ में 2 मात्रा। ह्रस्व री में 1 मात्रा, एक मात्रिक स्वर है। और अनुनासिक, जिसे हम लोग छोटी कक्षाओं में हमारे गुरुजी पढ़ाया करते थे, चंद बिंदी कहते थे हम लोग। वह चंद बिंदी हम लोगों को बताई जाती थी, लेकिन उसे हम व्याकरण की भाषा में क्या कहते हैं, अनुनासिक। चंद्रमा के आकार, अर्धचंद्राकार से बना होता है, उसके ऊपर एक बिंदी लगाई जाती थी, इसीलिए उसको हमें छोटे कक्षाओं में पढ़ाया जाता था चंद बिंदी। तो उसे हम व्याकरणिक भाषा में क्या कहते हैं, अनुनासिक। अगर किसी ह्रस्व स्वर के साथ अनुनासिक लगा हुआ है, जैसे ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व ऊ या री के साथ अनुनासिक लगा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उस पर हम 1 मात्रा लगाते हैं। अब आइए आगे देख लेते हैं। ए पर 2 मात्रा होगी, ये गुरु है। ओ पर भी 2 मात्रा होगी, यह भी गुरु है। अय भी दीर्घ गुरु के अंतर्गत आता है, और भी दीर्घ और गुरु के अंतर्गत आता है, इस पर 2 मात्रा होगी। विसर्ग तो आप लोग जानते हैं, किसी भी व्यंजन के बाद, स्वर व्यंजन के बाद स्वर के बाद ही विसर्ग लगेगा। जैसे क है, अत है, इस प्रकार से। तो जो विसर्ग है, जहाँ जिस वर्ण के साथ विसर्ग लगा रहेगा, उस पर भी हम 2 मात्रा का प्रयोग करते हैं। अनुस्वार जिसे हम लोग छोटी कक्षाओं में सूर्य बिंदी पढ़ा करते थे, जैसे अंक, आपे बिंदी लगी हुई है, जो सिंगल बिंदी लगी हुई है, उसको हम अनुस्वार बोलते हैं। इस पर भी जो है जिस वर्ण के साथ अनुस्वार लगता है, उस पर भी हम 2 मात्रा लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है ध्यान देने की, संयुक्त वर्ण यानी स्वर विहीन वर्ण। अगर जिसे हम लोग कटाक्षर कहते हैं, जैसे सब उक्त है, उक्त में क और ता जो है संयुक्त हैं, तो संयुक्त व्यंजन से पहले वाला जो वर्ण होगा, अगर वह ह्रस्व भी रहेगा यानी कि लघु भी रहेगा, तो उसको हम दीर्घ कर देंगे, अर्थात 2 मात्रा वाला कर देंगे। अगर वह पहले से दीर्घ है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह दीर्घ ही रहेगा। लेकिन अगर वह किंचित कारणों से लघु है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम दीर्घ कर देंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, संयुक्त व्यंजन का प्रभाव उसके पूर्व वाले ही वर्ण पर पड़ेगा, पूर्व वाले अक्षर पर पड़ेगा, स्वयं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे उक्त शब्द है, यह है संयुक्त है, तो का और ता संयुक्त है, तो इसका प्रभाव ऊपर पड़ेगा। ऊ ह्रस्व होने पर भी दीर्घ हो जाएगा, ऊपर हम 2 मात्रा लगा देंगे। लेकिन ता जिस पर ह्रस्व आ है, उस पर 1 ही मात्रा लगेगी। इसको हम अभी उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, आगे हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण के माध्यम से बाकी सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे एक शब्द है वाराणसी। अब इस पर ये बहुत आसान शब्द है, इस पर मात्रा लगाते हैं। वहाँ पर दीर्घ आ है, तो दीर्घ आ होने के चलते इस पर 2 मात्रा लगेगी। रा पर दीर्घ आ है, स्वर जो है दीर्घ आ स्वर है, इस पर 2 मात्रा। ड़ा पर ह्रस्व आ है, ह्रस्व आ होने के चलते इस पर 1 मात्रा लगेगी। सा पर दीर्घ ही है,
तो दीर्घ ई होने के चलते इसमें दो मात्रा लगेगी। ये काफ़ी सरल था। अब दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं, चिह्न। देखिए चा पर रस ई की मात्रा है, रस ई देखिए यहाँ पर रस ई जहाँ पर रहेगा उस पर जो है एक मात्रा होती है, लेकिन चूँकि हा और ना संयुक्त हैं, हा जो इसको हम लोग आधा कहते हैं, आधा कुछ नहीं है बल्कि इसमें स्वर नहीं है, तो हा और ना आपस में संयुक्त हैं। तो संयुक्त होने के चलते चा जो एक मात्रा वाला स्वर को धारण किए हुए है ई को, वहाँ पर एक मात्रा होने के बावजूद हम हा और ना संयुक्त व्यंजन के पूर्व वाला वर्ण जो है वह दीर्घ हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। इस नियम को फॉलो करते हुए, इस नियम को अपनाते हुए चा पर हम दो मात्रा लगाते हैं। हा पर कोई मात्रा नहीं लगाते हैं, क्योंकि हा न तो स्वर है ना ही हा में कोई स्वर लगा हुआ है। अब ना पर हम एक मात्रा लगाते हैं, क्योंकि नाम में ऑलरेडी जो है ह्रस्व आ लगा हुआ है। अब आइए एक शब्द लंका को देखते हैं। लंका में देखिए ला में ह्रस्व आ लगा हुआ है, लेकिन इस पर ला पर अनुस्वार भी लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में अनुस्वार से युक्त जो वर्ण होगा उस पर हम दो मात्रा लगाएंगे। ला पर हम देखिए दो मात्रा लगा रहे हैं, का पर दीर्घ आ है इसलिए इस पर हम दो मात्रा लगा रहे हैं। अब एक शब्द को लेते हैं परित्यक्त। अब परित्यक्त में हम देखते हैं कि पा पर ह्रस्व आ है, छोटा आ इसे कहते हैं, इसलिए एक मात्रा लगाते हैं। रा पर ह्रस्व ई है, एक मात्रा होनी चाहिए, लेकिन दो मात्रा हम क्यों लगाए हैं इस पर, क्योंकि ता और या री के जस्ट बाद ता और या आपस में संयुक्त हैं, इसका प्रभाव री पर पड़ेगा, इसीलिए री एक मात्रा वाला होने पर भी इस पर हम दो मात्रा लगाएंगे। ठीक। अब या पर तो ह्रस्व आ है, इस पर हम दो मात्रा क्यों लगाए हुए हैं, क्योंकि का और ता ये संयुक्त व्यंजन है और इसका प्रभाव उसके पहले वाले वर्ण पर पड़ेगा। तो या जो एक मात्रा वाला है उस पर हम दो मात्रा लगाएंगे। ता इस पर पहले से ही ह्रस्व आ की मात्रा है, इसीलिए इस पर हम एक मात्रा लगाएंगे। अब एक शब्द हम लेते हैं अनुस्वार। अनुस्वार पर हम देखते हैं आ पर एक मात्रा लगाएंगे क्योंकि ये ह्रस्व है। ना पर एक मात्रा होनी चाहिए क्योंकि इस पर ह्रस्व उ का ह्रस्व उ स्वर लगा हुआ है, लेकिन सा और वा आपस में संयुक्त हैं, इसीलिए इसका प्रभाव ना पर पड़ा है, ना पे लगे हुए ऊपर पड़ा है, इसलिए एक मात्रा वाला होने पर भी हम इस पर दो मात्रा लगाएंगे। और वा पर पहले से ही दीर्घ आ है, इसीलिए इस पर हम दो मात्रा लगाते हैं और आ पर भी एक मात्रा ही लगाते हैं। अब आइए हम लोग एक शब्द उज्ज्वल को देखते हैं। उ देखिए यह एक मात्रा वाला है, लेकिन ज जा और वा ये आपस में तीन वर्ण संयुक्त हैं, यानी कि तीनों के बीच में कोई स्वर नहीं है। संयुक्त का मतलब समझिए कि ऐसे वर्ण को हम संयुक्त कहते हैं जिसके बीच में स्वर का अभाव हो। तो जा जा वा आपस में संयुक्त हैं, इसके बीच में कोई स्वर नहीं है। ऐसी स्थिति में ज जा वा का प्रभाव उसके पहले वाले वर्ण ऊ पर पड़ेगा और ऊ एक मात्रा वाला होने पर भी इस पर हम दो मात्रा लगा देंगे। और ध्यान दीजिए कि वा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यह पहले वाले पर ही प्रभाव डाल रहा है, इस पर कोई प्रभाव, स्वयं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वा पर ह्रस्व है तो वा पर ह्रस्व की मात्रा अर्थात लघु की मात्रा लगाएंगे एक, और ला पर भी इस प्रकार से जिसमें ह्रस्व आ लगा हुआ है एक मात्रा लगाएंगे। अब एक शब्द लेते हैं उपर्युक्त। उपर्युक्त को देखते हैं हम लोग। ऊपर एक मात्रा लगाएंगे क्योंकि ये लघु है। पा पर भी एक मात्रा होनी चाहिए क्योंकि पा पर भी ह्रस्व आ लगा हुआ है, लेकिन रा और या आपस में संयुक्त हैं। पा के जस्ट बाद रा और या लगे हैं ऊपर युक्त। आप उसका उच्चारण करेंगे तो पहले रा आता है, उसके बाद फिर या आता है। तो उपर्युक्त रा और या आपस में संयुक्त हैं, इसका प्रभाव इसके पहले वाले वर्ण पा पर पड़ेगा। तो पा एक मात्रा वाला होने पर भी दो मात्रा वाला हो जाएगा। और या पर भी हमको एक मात्रा लगानी चाहिए क्योंकि ह्रस्व ऊ का इसमें योग है,
लेकिन का और ता संयुक्त हैं, इसीलिए या एक मात्रा वाला होने पर भी इस पर हम दो मात्रा लगाएंगे और ता पर ऑलरेडी जो है एक ही मात्रा लगाएंगे। अब एक शब्द है अंगना। अंगना देखिए आ स्वर है और आ के ऊपर जो है चंद बिंदी यानी अनुनासिक लगा हुआ है। तो अनुनासिक से युक्त जो अगर ह्रस्व यानी लघु कोई स्वर होगा उस पर हम एक मात्रा लगाएंगे। इस स्थिति में हम अगना पर एक मात्रा लगाते हैं, आ पर एक मात्रा लगाते हैं, गा पर भी एक लगाते हैं, ना पर जो है दीर्घ आ है, इसीलिए इस पर हम दो मात्रा लगाते हैं। अब एक उदाहरण और देख लेते हैं, आँख। ऊपर हमने देखा अंगना और नीचे हम देख रहे आँख। ऑलरेडी दीर्घ है लेकिन इसके साथ साथ अनुनासिक लगा हुआ है। अनुनासिक लगा होने के बावजूद चूंकि दीर्घ है, इसके उच्चारण में समय अधिक लग रहा है, इसलिए ऐसा नहीं कि अनुनासिक लगा हुआ है तो उस पर हम एक मात्रा लगाएंगे, नहीं। अगर किसी लघु वर्ण पर अनुनासिक है, लघु अक्षर पर अनुनासिक है, तभी हम उस पर एक मात्रा लगाएंगे। लेकिन अगर किसी दीर्घ अक्षर पर, दीर्घ वर्ण पर अनुनासिक लगा हुआ है तो उसके उच्चारण में तो समय अधिक ऑलरेडी लग ही रहा है। ऐसी स्थिति में उस पर हम दो मात्रा लगाएंगे, इसीलिए आ पर जो है हम दो मात्रा लगाते हैं और खा पर एक मात्रा लगाते हैं। अब एक शब्द को लेते हैं असुरक्षित। असुरक्षित देखते हैं, आ पर हम एक मात्रा लगा रहे हैं क्योंकि ह्रस्व है, सु पर भी एक मात्रा लगा रहे हैं क्योंकि सु में भी उ जो है ह्रस्व है। रा पर भी एक मात्रा होनी चाहिए, लेकिन ये जो छ दिख रहा है, छ एक का और सा से मिलकर बना हुआ है, छ यह है यह जो है संयुक्त वर्ण है, तो इसीलिए रा पर हम इसका प्रभाव रा पर पड़ेगा। रा पर जो एक मात्रा वाला है उस पर भी हम दो मात्रा लगाएंगे और छा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इसने अपना प्रभाव तो पहले वाले पे दे ही दिया है। छा पर ह्रस्व ई की मात्रा है, इसीलिए इस पर हम एक मात्रा लगाएंगे। ता पर भी हम एक मात्रा लगाएंगे। अब एक शब्द को लेते हैं अयोग्य। अयोग्य शब्द में देखिए आज ह्रस्व है इसलिए एक मात्रा लगाएंगे, या जो है इस पर ओ की मात्रा लगी हुई है, ऑलरेडी इस पर एक दो मात्रा लगाएंगे। चूंकि गा और या संयुक्त हैं, इसका प्रभाव इसके पहले वाले यू पर पड़ेगा। अगर इसके पहले वाला अक्षर ह्रस्व होता तो दीर्घ हो जाता, लेकिन यहाँ पर ये ऑलरेडी पहले से ही दीर्घ है, इसीलिए दीर्घ रहेगा, इसका कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ेगा। और या पर जो है हम एक मात्रा लगाएंगे क्योंकि या में ह्रस्व आ है। अब देखिए छंद शब्द को देखते हैं। एक शब्द छंद है तो छ पर हम दो मात्रा क्यों लगाएंगे, क्योंकि ना और दा संयुक्त है, इसीलिए छ पर हम दो मात्रा लगाएंगे। और दा पर हम, चूँकि यह ह्रस्व इसमें आ है, इसीलिए एक मात्रा लगाएंगे। एक शब्द है देखिए ह्रस्व। ह्रस्व हा और रा संयुक्त है लेकिन इसके पहले कोई वर्ण नहीं है। ठीक, इस पर हम दो मात्रा क्यों लगाए हैं, क्योंकि हा और रा संयुक्त है इसलिए नहीं लगाए हैं, बल्कि सा और वा जो है संयुक्त है, इसीलिए इस पर हम जो है क्या किए हैं, दो मात्रा लगाए। इसका प्रभाव हा पर पड़ा हुआ है, वहाँ पर हम एक मात्रा लगाए हुए हैं क्योंकि इसमें ह्रस्व आ है। अब एक शब्द को हम लेते हैं दीर्घ। दा पर पहले से ही दीर्घ ई की मात्रा है, इसीलिए इस पर दो मात्रा लगाते हैं। और घा पर जो है घा रा और घा संयुक्त तो है लेकिन इसका प्रभाव दी पर पड़ेगा, क्योंकि घा में ह्रस्व आ है, इसीलिए इस पर हम एक मात्रा ही लगाते हैं। थैंक्स।